मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ऑपरेशन रिसर्च के अंदर नया टॉपिक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स को स्टार्ट करेंगे। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम जब हमारे फैक्ट्रीज के अंदर मान लेते हैं कि 2 मशीन है या 3 मशीन है और नंबर ऑफ जॉब्स है हमारे पास, तब उन नंबर ऑफ जॉब्स को उन दोनों मशीन्स के ऊपर या उन तीनों मशीन्स के ऊपर कैसे वर्क कराएं जिससे कि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो, जो टोटल इलेप्स टाइम हो या टोटल जो हम टाइम कंज्यूम करेंगे उन जॉब्स को कंप्लीट करने के लिए वो किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ मेन है कि वो सीक्वेंस को बनाना, उन जॉब्स की वो सीक्वेंस को बनाना कि कैसे उनको परफॉर्म करना है या प्रोसेस करना है उन दोनों मशीन्स के साथ, लेकिन या उन दोनों मशीन्स के साथ या उन तीनों मशीन्स के साथ, जिससे कि हमारा जो आइडल टाइम है, कहेंगे जिस टाइम पे मशीन खाली है, वो समय कम से कम हो, जिससे कि हमारा जो प्रोसेसिंग टाइम है वो बढ़े। तो यहां पर यही चीज कहा गया, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्डर, या कह लीजिए एप्रोप्रिएट ऑर्डर को सीक्वेंस, द सिलेक्शन ऑफ एन एप्रोप्रिएट सीक्वेंस फॉर फाइनाइट नंबर ऑफ डिफरेंट जॉब्स। मतलब जो जॉब्स हैं वो डिफरेंट है लेकिन कैसी हैं, फाइनाइट है। टू बी डन ऑन अ फाइनाइट नंबर ऑफ मशीन्स, जहां मशीन्स भी निश्चित हैं कि इतनी मशीन्स हैं, या वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितनी मशीन्स हैं, कॉल्ड सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। मतलब हम जब एक सीक्वेंस बना रहे हैं कि कैसे किस जॉब्स को किन मशीन्स के ऊपर, इतना नंबर ऑफ मशीन्स के ऊपर वर्क कराना है, प्रोसेस कराना है, तो उसका क्या सीक्वेंस रहेगा जॉब डन कराने के लिए, तो ये क्या कहलाता है, सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम कहलाता है। जैसे यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल मैंने लिया है, जहां पर मेरे पास 6 जॉब्स हैं। अब इन 6 जॉब्स को मुझे डन कराना है किस पर, 2 मशीन है, मशीन ए, मशीन बी। आई हैव 2 मशीन्स, मशीन ए एंड मशीन बी, एंड 6 जॉब्स टू बी डन ऑन दीज 2 मशीन्स। ये सभी 6 जॉब्स जो हैं वो किन के ऊपर करने हैं, इन्हीं 2 मशीनों के ऊपर वर्क डन होना है, इनका जॉब डन इन्हीं पर होना है। लेकिन यहां पर टाइम दिया हुआ है साथ में कि मशीन ए पर जॉब 1 को कितना टाइम, मान लीजिए इन आवर्स है, तो जॉब 1 को डन होने में मशीन ए के ऊपर कितना टाइम लगता है, 1 आवर के लिए, और मशीन बी के ऊपर 5 आवर्स। हाँ, यहां पर कुछ चीजें हैं, जैसे हर जॉब को दोनों मशीन्स पर होके जाना है, मतलब उसका टास्क तभी पूरा होगा जॉब का जब वो दोनों मशीन्स पर वर्क कर लेगी। मतलब ये जब जॉब 1 डन कब होगा, जब वो मशीन ए पर 1 आवर वर्क कर ले और मशीन बी पर भी 5 आवर्स वर्क कर ले, जो टोटल उसका वर्क डन है वो 6 आवर्स में हो रहा है। लेकिन जॉब तो होगा तभी पूरा जब ये 6 आवर्स वर्क कर लेगा, लेकिन वो किस सीक्वेंस में करना है कि पहले जॉब 6 करना है, जॉब 3 करना है, जॉब 2 करना है, किस हिसाब से उसको डन करना है, वो यहाँ पर ऑप्टिमल सीक्वेंस हमको बनाना होता है। तो वही चीज कि 2 मशीन है, दोनों मशीनों के ऊपर इन सभी जॉब्स को कराना है, और ये इनका टाइमिंग है कि इतना टाइम किस किस मशीन पर लग रहा है, तो हमको कैसे जॉब को परफॉर्म करने हैं इन दोनों मशीन्स पर। तो वो ऑप्टिमल सीक्वेंस निकालने के लिए क्या कहलाता है, ये सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम। सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम्स में कुछ एजम्पशंस हम लोग लेकर चलते हैं। जैसे सबसे पहला एजम्पशन, नो मशीन कैन प्रोसेस मोर देन 1 जॉब एट अ टाइम। मतलब कोई भी मशीन एक बार में एक से ज्यादा जॉब नहीं करेगी। ये हमारा एजम्पशन है कि एक बार में सिर्फ एक ही जॉब एक मशीन पर प्रोसेस होगा। नेक्स्ट, ईच जॉब once started on a machine must be completed before the start of new job। मतलब हर एक जॉब जो स्टार्ट हुआ है मशीन के ऊपर उसे कंप्लीट होना पड़ेगा दूसरे जॉब को स्टार्ट होने से पहले। मतलब पहले हम एक जॉब जो स्टार्ट कर दिया हमने एक मशीन के ऊपर, तो पहले मान लीजिए जॉब 1 हमने स्टार्ट किया मशीन ए के ऊपर, तो अब मशीन ए को उस जॉब 1 को कंप्लीट करना होगा, उसी के बाद हम जॉब 2 उस पर देंगे, तभी उसको आगे काम करने को जॉब 2 हम देंगे। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग टाइम्स MIJs आर नोन इन एडवांस एंड डू नॉट चेंज ड्यूरिंग ऑपरेशंस। मतलब जो प्रोसेसिंग टाइम्स हैं हमारे पास मशीन्स पर,
मतलब हमने बताया था कि जॉब J1 है, उसको 1 आवर लगता है मशीन ए पर और 5 आवर्स लगते हैं मशीन बी पर। तो ये जो टाइम्स दे रखे थे हमको, ये हमें पहले ही नोन होंगे, एडवांस में नोन होंगे, और ये जब ऑपरेशन होता है, मतलब जब उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वर्क्स डन होते हैं, जॉब डन होते हैं, तब वो चेंज नहीं होंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग टाइम्स MIJs आर इंडिपेंडेंट ऑफ द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग द जॉब्स। अब जिस ऑर्डर में वो जॉब्स को प्रोसेसिंग किया जा रहा है उससे इंडिपेंडेंट है ये टाइम। मतलब मशीन, अब हमने कहा था कि मशीन ए है, मशीन बी है, जरूरी नहीं है कि वो ए पर जॉब पहले डन होना है फिर बी पर होना है, या पहले बी पर डन होना है या ए पर डन होना है, ये हमको देखना पड़ता है, ये ऑर्डर गिवन होता है। The time required in transferring a job from one machine to other machine is negligible। हम यहाँ पर एक एजम्पशन और लेकर चलते हैं कि एक जॉब को जब एक मशीन पर डन हो जाता है और उसको जब दूसरी मशीन पर ले जाया जाता है, तो ये जो ट्रांसफर करते समय टाइम है बीच में, उसको हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट एजम्पशन कि जो ट्रांसफर ऑफ जॉब है, जब एक जो मशीन से जॉब डन हो गया और दूसरी मशीन पर उसको ले जा रहे हैं, तो उसके बीच में जो टाइम लग रहा है उसे हम नेग्लिजिबल मानकर चलते हैं। These are the assumptions in sequencing बेसिक टर्म्स की बात करते हैं कि हमारे को यहाँ पर जब सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम पढ़ेंगे तो यहाँ पर कुछ टर्म्स पढ़ने को मिलेंगी, जैसे नंबर ऑफ मशीन्स, वही कि कितनी मशीन्स हमारे पास हैं जिनके ऊपर वो जॉब कंप्लीट होगा। मतलब जब हम उस जॉब को करते हैं, कोई जॉब है उसको जब प्रोसेस करते हैं, तो उसको हमें कितनी मशीन्स के साथ करना पड़ेगा तब जाकर वो कंप्लीट होगा। मतलब हम जैसे एक बुक की प्रिंटिंग की बात करते हैं, तो एक बुक जब प्रिंट होती है तब वो एडिटिंग पर होती है, उसके बाद प्रिंट होती है, उसके बाद उसको बाइंडिंग किया जाता है, उसके बाद उसकी पैकिंग होती है। और ये इसके 3 पॉइंट्स हुए कि प्रिंटिंग, बाइंडिंग और पैकिंग, ये 3 फेज हुए। तो इन तीनों फेजों से उसे जाना पड़ेगा। अगर एक भी फेज उसमें कम होता है तो वो बुक रेडी नहीं होगी। इसी तरह से कोई भी एक जॉब होता है तो वो उसको कितनी मशीन्स की जरूरत होगी कंप्लीट होने में, तो वो कहलाता है नंबर ऑफ मशीन्स। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग ऑर्डर। अब यहां मशीन्स मान लीजिए मेरे पास 3 मशीन्स हैं, मशीन M1, मशीन M2, मशीन M3। अब जितने भी जॉब्स है मेरे पास उन सभी को इन तीनों मशीन्स के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा, इन सभी मशीन से पास होकर जाना पड़ेगा, तभी वो क्या होंगे, जॉब डन होगा, तभी वो पूरा काम होगा, कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं होगा। तो अब यहां पर ये बात आती है कि कौन सी मशीन पहले जॉब करेगी, दूसरी मशीन उसके बाद करेगी, तीसरी मशीन। दिस इज द ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ मशीन्स। प्रोसेसिंग ऑर्डर मतलब प्रोसेसिंग ऑर्डर में क्या कहा कि पहले मशीन 1 वर्क करेगी या 2 वर्क करेगी। दैट मींस ऑर्डर यहाँ पे क्या हो सकते हैं, M1, M2, M3 हो सकता है। मतलब पहले M1 पर जॉब होना चाहिए, फिर M2 पर। इसी तरीके से ये ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, जैसे M2, M1, M3 हो सकता है, M3, M1, M2 हो सकता है। इस तरह से डिफरेंट ऑर्डर्स यहाँ पर मेरे पास हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी बात कर रहे थे प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग होगी, प्रिंटिंग के बाद बाइंडिंग होगी और बाइंडिंग के बाद पैकिंग होगी। हमने अभी बात करी थी प्रिंट, अगर कोई बुक प्रिंट करनी है तो हमें 3 मान लीजिए ये मशीन है इसकी, तो तीनों से होकर जाना है। अब हम कहें कि नहीं जी नहीं, पहले बाइंडिंग कर दो बाद में प्रिंटिंग कर दो, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। हमें क्या करना होगा, पहले प्रिंटिंग करनी होगी, फिर बाइंडिंग होगी, फिर पैकिंग। अब हमसे कहा जाए जी साहब पहले पैकिंग कर दो, तो इज इट पॉसिबल? जब प्रिंट ही नहीं हुई, बाइंड ही नहीं हुई, तो उसको पैक कैसे करा जाएगा? इज इट नॉट पॉसिबल? तो यही काम है ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑर्डर। और प्रोसेसिंग कैसे होनी है, कौन सी मशीन पहले वर्क करेगी, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑर्डर ऑफ मशीन्स। इसी से जिस हिसाब से ये ऑर्डर होता है उसी हिसाब से हमें जॉब भी डन कराने होते हैं, उन्हें कंप्लीट कराना होता है। तो ये रोल प्ले करता है हमारा जब हम इसका सॉल्यूशन करते हैं प्रॉब्लम्स का। तो ये कैसे आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, या आपको कैसे आपको इसको ध्यान रखना है, कंसीडर करना है, ये आपको जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब बताते हैं। नेक्स्ट, टोटल लैप्स टाइम या प्रोसेसिंग टाइम। प्रोसेसिंग टाइम इज हर जॉब को इन मशीन्स पर कितना कितना टाइम लग रहा है,
तो एक जॉब को मशीन 1 2 3 से पूरा टाइम लेने पर कितना टाइम लगता है, तीनों मशीनों से जॉब रन कराने में कितना टाइम लगता है, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट टाइम इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम ऑफ जॉब 1। जॉब 1 का टाइम कितना है कि जितना उसे M1 पर भी लग रहा है, M2 पर भी, M3 पर, जो टोटल टाइमिंग होगी दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम फॉर जॉब 1। एंड इसी तरीके से ये तो जॉब 1 के लिए हुआ। जॉब 2 के लिए जो टाइमिंग जॉब 2 की होगी उनका टोटल दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग टाइम। नेक्स्ट टोटल इलैप्स टाइम। अब पहली मशीन के ऊपर जब पहला जॉब गया तब से लेकर जब तक मशीन 3 पर लास्ट जॉब वर्क नहीं करता, टोटल टाइम जो मशीन्स रन करे जॉब्स के साथ, दैट टाइम इज कॉल्ड टोटल इलैप्स टाइम। इस टोटल इलैप्स टाइम के अंदर हमारा आइडल टाइम भी इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज आइडल टाइम। अब आइडल टाइम क्या होता है? आइडल टाइम जिस टाइम हमारी मशीन स्टैटिक स्टेट में है, स्टैटिक मतलब रुकी हुई है, उसके ऊपर कोई जॉब नहीं चल रहा। दो कहेंगे कि जो ब्लैंक टाइम है किसी भी मशीन का उसे हम आइडल टाइम बोलते हैं। जिस टाइम पर मशीन के पास कोई भी काम नहीं, कोई भी जॉब नहीं है और वो क्या बैठी है, स्टैटिक फॉर्म में बैठी है, उस पर कोई जॉब डन नहीं हो रहा, दैट टाइम इज कॉल्ड आइडल टाइम। नेक्स्ट नो पासिंग रूल। नो पासिंग रूल इज कि कोई भी जॉब ऐसा नहीं होगा कि किसी मशीन को छोड़कर कंप्लीट हो जाए। मान लीजिए मुझे 10 बुक्स को प्रिंट करना है, तो 10 बुक्स जो होंगी वो 10 की 10 बुक्स इन तीनों प्रोसेस से होके जाएंगी। कोई भी बुक ऐसी नहीं होगी कि किसी एक पॉइंट को छोड़कर चली जाए, किसी एक मशीन को लीव कर जाए। वो कंप्लीट तभी होंगी तीनों 10 की 10 बुक्स का जॉब जबकि जब ये सभी से होकर जाएंगी। दिस इज कॉल्ड नो पासिंग रूल।